डिस्कस करेंगे वो हैं आपके बेसिक आइडियाज कि बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस शो हो रहा है, ही लुक्स हैप्पी, ही वर्क्स हैप्पीली। कैन एनीवन आइडेंटिफाई कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। और अभी हम बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आपका पॉइंट आ गया। बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज़ बताइएगा, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इस क्लास में। उम्मे फरवा तो क्लास में है। यस मैम। उम्मे फरवा बेटा आप भी बताइएगा। ही लुक्स हैप्पी। ही लुक्स हैप्पी, वेरी गुड। अब मैं आपके साथ इसीलिए प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है कि आपको क्लियर हो कि चीज़ें किस तरह से मैनेज की जाएंगी। बेटा ये दोनों सेंटेंस ठीक हैं। ही लुक्स हैप्पी भी ठीक है, ही वर्क्स हैप्पीली भी ठीक है। ठीक है, अब ये किस तरह से ठीक है ये हम आगे पूरे सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ही लुक्स हैप्पी में आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ इसके बारे में। ही लुक्स हैप्पीली स्टेट को शो कर रहा है। इट्स आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर आप बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की, जिसमें आपके पास है शॉर्ट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें आपके पास है ही वर्क्स हैप्पीली। तो इसमें आप मुझे बताइएगा यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, लेकिन जो हैप्पीली है एक ही वर्ड है, एक में हैप्पी यूज हुआ है, एक में हैप्पीली यूज हुआ है। दोनों सेंटेंस ठीक है। एक में वो एज अ एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, एक में एज अ एडवर्ब काम कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें क्लियर करनी है। और आज जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप दोनों ने एक सेंटेंस को ही ठीक कहा था और एक को गलत कहा था, तो इस चीज़ को मेक श्योर कर दें कि दोनों ही ठीक हैं। और इसी चीज़ों को हम आगे बहुत डिटेल में 1 बाय 1 बहुत बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। अरकम आप क्लास में हो बेटा? अरकम ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इट इज मी हु इज योर फेवरेट टीचर। अब मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में बताइएगा विच वन इज करेक्ट। इट इज मी हु इज योर फेवरेट टीचर। इट इज आई हु एम योर फेवरेट टीचर। मैडम दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। तो कीर ने डेफिनेटली ये कहा है, क्योंकि आपके लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे ये कहा था कि दोनों ठीक हैं आपने कहा, तो इसलिए आपने यहाँ पे ये अज्यूम किया कि यहाँ पे दोनों ठीक हैं। बेटा ये नहीं ठीक है। पहला सेंटेंस देखें, इट इज मी। बेटा इट क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका अपना कोई भी रोल नहीं है। आगे ये जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मी जो फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और वहां पे ऑब्जेक्टिव केस जो है वो एक्यूरेट माना जाए। तो यहाँ पे मी नहीं आई का यूज होना चाहिए, जो कि सेकंड सेंटेंस में है। इट इज आई हु एम। अब यहाँ पे देखिए हु क्या है, हु भी आपके पास आप कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट को आगे फर्दर उसको एम्फसाइज कर रहा है। हु एम योर फेवरेट टीचर। और यहाँ पे एम क्या कर रहा है बेटा, एम जो है हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया है, आई के अकॉर्डिंग। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? यस मैम। तो यहाँ पे आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना
कि आपके जो सेंटेंस के स्टार्ट में आप कभी भी वो नहीं यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। स्टार्ट तो हमेशा बेटा सब्जेक्टिव केस से ही होता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी सबको आती है? यस मैम। ठीक है, इसी तरह से बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आपकी सेंटेंस के, आपके ग्रामर के पार्ट्स हैं। बच्चे वही वाली करनी है असद। इसके बाद ऑनवर्ड सीक्वेंस में आपने करनी है। आपके पास आ जाते हैं, आपकी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने हैं, जिसमें आपके पास है नाउन है, प्रोनाउन है। आप जो भी बात कर रहे हैं इनमें कुछ नाउन्स हैं, कुछ प्रोनाउन है, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ वर्ब हैं, कुछ एडवर्ब हैं, कंजक्शंस हैं, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। लेकिन मॉडर्न और एडवांस पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल को भी इंक्लूड कर लिया गया है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल को मेंशन किया गया होता है, कुछ में नहीं किया गया होता। जिनमें नहीं है वो ओल्ड वर्जन है और जिनमें इंक्लूड किया गया वो अपडेटेड वर्जन है। सो आपके पास ये जो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपके सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस में ये सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। पहले मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया था सेंटेंस का। बता सकते हैं कल परसों जो हम डिस्कस कर रहे थे एक सेंटेंस का सिंपल फार्मूला क्या है? मैडम ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। वेरी गुड। मैंने बेटा डेफिनेशन नहीं कहा, मैंने फार्मूला कहा है। इसमें क्या तीन मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं? सब्जेक्ट, मैम हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके पास होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आपके पास तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अलावा ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपके सेंटेंस में ही होती हैं। एडवर्ब अभी मैंने आपको दिखाया, दो सेंटेंसेस मैंने आपको जो दिखाए थे, ही लुक्स हैप्पी एंड ही वर्क्स हैप्पीली। ये दोनों सेंटेंस अपने में पूरे मीनिंग्स को डिलीवर कर रहे हैं। इनमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब आपके पास स्टेट ऑफ बीइंग, लुक्स यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर रहा था। ठीक है, और हैप्पी आपकी क्या कंडीशन को शो कर रहा था, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा था। ऐसे ही है। इसी तरह से इन सब का एक अपना अपना रोल है, वो हम आगे वन बाय वन देखते हैं। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच पे अगर आपकी कमांड नहीं है ना बेटा, ये बेटा लास्ट में करनी है। आप नाउन वाली कर दें, नाउन और वर्ब। अब आप लोगों के पास पेन और पेपर होना चाहिए। नाउन क्या है? आप लोगों ने अभी तक जो डेफिनेशन बचपन से याद करते आ रहे हैं वो आप यही करते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस। उसको अभी रिमूव कर दें, अपनी कह लें मेमोरी में से डिलीट कर दें। बेटा हर वो चीज जिसका नाम है, एनीथिंग दैट इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज नाउन विच हैव इज स्पेसिफिक नेम, जिसका एक स्पेसिफिक नाम है। वो कायनात की कोई भी चीज हो, मैं कायनात वर्ड यूज कर रही हूँ, वर्ड भी यूज नहीं किया, क्योंकि गैलेक्सी, प्लैनेट्स ये सब यूनिवर्स में आते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को क्लियरली मेंशन करना है, एनीथिंग दैट इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड हैव स्पेसिफिक नेम, इट्स नाउन। वो आपका आइडिया भी हो सकता है, वो आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकती है, वो कोई जगह भी हो सकती है, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस मैम। नाउन, नाउन की डेफिनेशंस आप सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि नाउन जो है वो ग्रामर में बिरयानी के चावलों की तरह यूज होता है। एक ही सेंटेंस में दो दो नाउन्स भी यूज हो रहे होते हैं, तो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राहुल, मुंबई, टेबल, डॉग एटसेट्रा, ये सब क्या है? नाउन है। जैसे राहुल लिव्स इन दिल्ली, अब मुझे बताएं राहुल क्या है? नाउन है? यस मैम। यस मैम।
दिल्ली क्या है बेटा? दिल्ली भी नाउन है, नाउन नाउन है नाउन। बिल्कुल नाउन है। तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा साथ में। वैसे नाउन को हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज हमने बेसिक्स कवर करने हैं, फिर इन पे डिटेल में लेक्चर्स होंगे। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा कि नाउन किस तरह से यूज किया जा सकता है। या तो ये एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दोनों तरह से नाउन को हम यूज कर सकते हैं। नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्ब को। अच्छा, प्रोनाउन यहाँ पे मिसिंग है स्लाइड्स में। प्रोनाउन की अपना बेटा कोई भी काम नहीं है, वो सिर्फ नाउन की जगह ही रिप्लेस होता है, नाउन की जगह यूज किया जाता है। नाउन की जगह पे कहने हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। और उसके बारे में सिर्फ आप ये लिख लीजिएगा कि जहां जहां पे भी हम नाउन को यूज कर सकते हैं वहां हम रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन को। इसका फायदा क्या है, क्यों इसको जनरेट किया गया? इसको जनरेट इसलिए किया गया था क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई थी। रिपीटेशन कैसे? अगर मैं कहूं अली इज अ बॉय और फिर मैं आगे फर्दर बताती हूँ कि वो किस क्लास में है या उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, तो वो अली 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 अगेन रिपीट हो रहा था। सो इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, जो कि बहुत ही बोरिंग थी, हमने प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है, अवॉइड करता है रिपीटेशन को, आपकी रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ तक प्रोनाउन समझ आ गया। आगे जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ उसका शेयर भी किया जाएगा। मैम यहाँ तक बेटा क्लियर है? मैम अगर देखा जाए कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, यानी रिपीटेशन को इग्नोर करने के लिए, बिल्कुल, तो रिपीटेशन ये को ही- अवॉइड करता है। तो ये जो ही भी तो रिपीट हो रहा है ना बार बार। हर जगह पे बेटा ही नहीं यूज होता। ही की हम ऑब्जेक्टिव केस भी यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कई जगह पे हम किसी और तरीके से बात करते हैं। मतलब ही किसको रिप्लेस कर रहा है? अली को रिप्लेस कर रहा है ना। तो ही अगर अली को रिप्लेस करके आ रहा है तो चेंज तो हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम आगे कहीं पे दोबारा से, अगर फर्ज करो आप कायदे आजम की बात कर रही हो, तो कहीं पे हम कायदे आजम को नॉमिनेट करेंगे, फिर कहीं पे हम उनकी किसी टाइटल को यूज कर लेंगे, कहीं पे हम, अगर हम कंटिन्यूसली उन्हीं की बात कर रहे हैं तो हम ही का भी यूज कर लेते हैं। तो प्रोनाउंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हिम पोजेसिव केस को शो करता है, मतलब पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डिफरेंट इनके केसेस हैं, वो इंशाल्लाह हम प्रोनाउन के डिटेल लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउन है और भी रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाई थी, इट इज आई हु मेट यू देयर। तो आपके पास ये जो एग्जांपल है, इसमें भी आप देख सकती हैं कि इसमें जो हु यहाँ पे यूज हुआ है, ये क्या कर रहा है। तो इन सब के डिफरेंट फंक्शंस हैं। अभी आप बेसिक को करें, बेसिक को सिर्फ कवर करें। बेसिक में क्या है, प्रोनाउन को हम यूज करते हैं नाउन की रिप्लेसमेंट में, ठीक है। नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन और रिपीटेशन को अवॉइड करता है, बस इतना बहुत है अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है बेटा? अगर मैं कहूँ ना कि वर्ब, आप में से बहुत सारे लोग शायद ड्राइविंग भी करते हो, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप लोग ये चीज अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि एक गाड़ी में इंजन कितना इंपॉर्टेंट है। इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं आप? हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इंजन निकाल दें तो आप क्या गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते। तो आज तक कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बना और ना ही बन सकता है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज इम्पॉसिबल कि अगर वर्ब ना होता। अगर वर्ब नहीं तो कोई भी सेंटेंस। आप सबसे छोटा सेंटेंस आपको पता क्या है ग्रामर में? ग्रामर में सबसे छोटा सेंटेंस है गो। सुना होगा शायद आपने, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी आपको कंप्लीट आपको सेंस दे रहा है कि जाओ यहां से चले जाओ। मतलब अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अब वर्ब के ऊपर भी हमारे डिटेल लेक्चर
लेक्चर्स हैं, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अभी आपने सिर्फ बेसिक करना है। बेसिक में क्या आप देखेंगे, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ना सब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब क्या है। जैसे मैंने आपको क्लॉजेस, फ्रेजेस, उनकी टाइप्स करवाई हैं, उसी तरह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जब मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो फिर बहुत सारी चीजें इनके नाम आएंगे, वर्ब क्या आएगा, एडवर्ब का आएगा, तो फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो अभी समझिए हम सिर्फ डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आई गो टू द ऑफिस डेली, ये एक्शन वर्ब है। इसके अलावा आपको पता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और मॉडल वर्ब भी होते हैं। तो ये सारे वर्ब के ऊपर बेस करती है आपकी पूरी की पूरी ग्रामर। 90% ग्रामर बेटा वर्ब के ऊपर डिपेंड करती है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में देखें तो आपको पता है वर्ब की गेम है, टेंसेस में देखें तो वर्ब की गेम है, ऐसा ही है। अगर सेंटेंस फॉर्मेशन में देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गेम है। तो वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर ग्रामर। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप समझ लें कि आपको 60% काम तो आपका हो गया। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूरे आपको समझ आ जाते हैं तो काफी हद तक आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्ब। अच्छा मैम, ये ठीक है। एक्चुअली ये जो आपने फिक्र बताया था, इसमें आपने वर्ब का हमें बताया नहीं, वर्ब कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जो एक्शन कर रहे हैं वही होगा वर्ब। आई गो था ना बेटा, आई गो था, तो गो क्या है? एक्शन है। गो जाना, जाना आपके पास एक्शन है, तो एक्शन वर्ब नहीं है। जी जी ठीक है। तो मैडम अगर आई वेंट लिख दें फिर एडवर्ब में देखिएगा, हाँ तो वो भी ठीक है, वो पास्ट का हो जाएगा ना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। वो आपको ये शो करेगा कि आप पास्ट में कहीं गए थे। ठीक है मैम, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम देखेंगे एडवर्ब क्या है। एडवर्ब बेटा किस किस को मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। किस किस को मॉडिफाई करता है? देखिए इसकी आपको इसके जो नाम के अंदर है वो सब चीजें मिलेंगी। एडी से एडजेक्टिव बनता है। यस मैम। बच्चों साथ रहा करो। यस मैम। एडी से एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एडवर्ब। अब ये खुद बता रहा है कि मैं कुछ ऐड ऑन करता हूं, किसमें? वर्ब में। फिर ये बताता है कि मैं एडवर्ब हूं और मैं एडवर्ब को भी हेल्प आउट करता हूं, उसमें भी कुछ ना कुछ इनिशिएट करता हूं या उसको भी डिस्क्राइब करता हूं। तो यहाँ पे ये अपने नाम में ही तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एड ऑन हो रहा है कुछ एडवर्ब में, एडजेक्टिव को भी सपोर्ट करता है और एडवर्ब खुद अपने आप को भी सपोर्ट करता है, मॉडिफाई करता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखिएगा। स्लोली, स्लो आपका एडजेक्टिव है, ये मैं इसकी एडवर्ब की फॉर्मेशन में बताऊंगी कि एडवर्ब बनता कैसे है। एडजेक्टिव के साथ किन किन चीजों का एडिशन कर दें तो आपके पास एक एडजेक्टिव जो है वो एडवर्ब में चेंज हो जाता है। वेरी है, ऑलवेज है, नेवर है, ये कुछ सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा टुमारो भी हम यूज करते हैं एडवर्ब के लिए, इन, आउट, ये सब चीजें, कुछ प्रेपोजिशन की जो चीजें हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स पे नोट डाउन कीजिएगा। शी इज वॉकिंग स्लोली, शी इज वॉकिंग स्लोली। वॉकिंग आपका वर्ब है। यस मैम। शी इज वॉकिंग स्लोली, तो आपके पास वॉकिंग वर्ब है और स्लोली मतलब किस तरह से वो वॉक कर रही है, स्लोली, उसी को आगे मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली, तो आपके पास यहाँ पे स्लोली क्या है बेटा? एडवर्ब है, सिंपल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? पहले तो आप ब्यूटीफुल को आइडेंटिफाई करें ना। एडजेक्टिव है, वेरी गुड। एडजेक्टिव को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है वेरी, अगेन एडवर्ब है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। उसके बाद देखते हैं शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब देखिए यहाँ पे स्लोली हमने अभी ऊपर आइडेंटिफाई किया कि ये खुद क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। वॉकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्लोली खुद एडवर्ब है और वेरी लगा के एडवर्ब अपने आप को ही मॉडिफाई कर रहा है। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो प्लीज बताइएगा।
Yes, मैम ma'am. अगर ये एडवर्ब ना हो तो फिर भी सब ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। नहीं नहीं बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें इन सबको पढ़ना है। हम अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में डिफरेंट एडवर्ब्स का यूज करते हैं। हमें पता होना चाहिए इनकी प्लेस क्या है। समटाइम हमें एग्जामिनर अगर एमसीक्यूज में दे देता है कि एडवर्ब को मॉडिफाई करें, आइडेंटिफाई करें, सॉरी, तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के कैपेबल होते हो ना। आपको पता होगा सेंटेंस में ये वर्ड एडवर्ब है। ठीक है बच्ची, आपको क्वेश्चन का आंसर मिला? मैम मैं ये सोच रही हूँ कि जब वर्ब से ही काम चल सकता है तो फिर एडवर्ब को इस पार्ट ऑफ स्पीच में ऐड क्यों? आप ये सोच रहे हैं बेटा, वर्ब से खाली काम नहीं ना चल सकता, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मतलब वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं, वर्ब के केस में हम हमेशा क्वेश्चन वर्ब से ही करते हैं। अगर फर्ज करो आप कह रही हो कि वो खूबसूरत है, तो वो कितनी खूबसूरत है, मतलब उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को बताया जा रहा है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, मैनर्स को बताया जा रहा है, भाई किस तरीके से ये काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे वॉक का आपके सामने एक सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं कि वो कोई काम, कोई एक्शन वर्ब है वॉकिंग से रिलेटेड ही, आप कह लें कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर है। कैसा ग्राफिक डिजाइनर है? तो ये सब चीजें आगे मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। हमें उनकी खासियत को स्पेशलाइज करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, इम्फसाइज करने के लिए, आप कह लें सबसे अलग दिखाने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। और एडवर्ब में फिर वो आगे से बताते हैं, मतलब ये आगे मैं एडवर्ब का बेटे जो कंप्लीट हमारा एक लेंथी लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास किस तरह से चीजों को, अच्छा इसकी फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, और फिर ये किस तरह से चीजों को मजीद एलैबोरेट करता है। सो आई थिंक सो अभी के लिए आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये चीजों को आगे मजीद मॉडिफाई करता है। हम सिंपल एक सेंटेंस को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है, वो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, कंप्लीट समझ आ रहा है, लेकिन कभी कभी हमें बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ता है, और बहुत से केसेस में हमें डिफरेंट एडवर्ब्स यूज करने। यहाँ पे तो मैंने बहुत सिंपल से आपके लिए लिखे हैं ताकि अभी बेसिक्स कर रहे हो तो आपको बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे? ओके। अच्छा मैम, जैसे ये हो गया, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब है ना, एक तरह से आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप कह रहे हो ये ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन वो एडजेक्टिव के केस में भी आता है जिसमें हम डिग्रीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस मैम। कर तो एडजेक्टिव को ही रहे ना। यहाँ पे भी देखिए, फ्लावर को भी अगर आप कहते हैं तो फ्लावर के केस में भी आपके पास क्या होता है, फ्लावर के केस में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल अगेन एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप ये कह देना चाह रहे हैं कि ये दूसरों से ज्यादा खूबसूरत है। तो अगेन आप जब पढ़ेंगे ये अपने एडजेक्टिव्स में, तो उसमें आप कंपैरेटिव डिग्रीज पढ़ेंगे, सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ब के बाद आपकी ग्रामर में कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आपकी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन, अब यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेशन है, इसका जो नाम है वो भी आपको खुद ब खुद बता रहा है। प्रीपोजिशन, भाई पोजीशन की बात करिए, और प्रीपोजिशन मीन्स के पहले आता है, बिफोर। प्री का मतलब एक रूट वर्ड है, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, और पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन। तो ये क्या आता है? ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है और उन्हीं की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है? इट शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ये नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को किसी दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन करता है। अब यहाँ पे आपके पास है आई लिव इन पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पाकिस्तान में अगर रहती हूँ, मैं रहती हूँ, मैं क्या हूँ? आई क्या है? प्रोनाउन है। बेटा इतना टाइम ना लगाया करें, आई प्रोनाउन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपके पास आगे क्या आ जाता है? मैं रहती कहाँ हूँ, मेरी वो लिंक करने के लिए हमने क्या यूज किया? इन। ऐसा है? यस मैम। ठीक है, अगला देखिए, द बॉक्स इज, आप अब ज्वाइन कर रही हैं, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। आप आज आपने बहुत लेट ज्वाइन किया बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम काम था थोड़ा सा। चलें कोई बात नहीं, कोशिश किया करें क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। अच्छा मैम यहाँ पे देखिए सेकंड आपके पास, जी जी मैंने समझा आज नहीं होनी क्लास। नहीं नहीं, ऐसा क्यों, आज क्यों नहीं होनी क्लास? जी अच्छा यहाँ सॉरी। पे आपके पास आ जाता है बेटा, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। तो बॉक्स क्या है? नाउन है अगेन, और अंडर आपके पास एक प्रपोजिशन यूज की गई है उसकी पोजीशन को बताने के लिए। बॉक्स किधर? जी बेटा जी बच्चे आपने कुछ कहना है? नो मैम। ओके, देयर इज अ बॉक्स। अब बॉक्स की जो पोजीशन है उसको बताने के लिए देखिए, उसकी पोजीशन को, मतलब उसकी पोजीशन को एलैबोरेट कर रहा है, बॉक्स का रिलेशनशिप शो कर रहा है कि वो कहाँ पे है, टेबल के नीचे है। तो दोनों पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, एक रिलेशनशिप वाला और एक पोजीशन वाला। और देखिए यहाँ पे जो द टेबल है, मैंने आपको कहा था प्री, उससे पहले, पोजीशन से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यस मैम। ठीक है, आई एम फाउंड ऑफ टी। अब फाउंड का मतलब होता है शौकीन, तो फाउंड मतलब मैं कोई भी अगर कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, आई एम फाउंड ऑफ। अच्छा कोई फिक्स प्रेपोजिशन में होते हैं, जैसे फाउंड ऑफ हो गया, अफेयर्ड ऑफ हो गया, और आप कह सकते हैं अफेयर्ड ऑफ हो गया। उसके अलावा मतलब कुछ स्पेसिफिक जो आपके पास वर्ब है ना, उसके साथ आप स्पेसिफिक वही यूज कर सकते हैं प्रेपोजिशन। उसके अलावा एब्सटेन ऑफ फ्रॉम हो गया, एब्सटेन फ्रॉम मतलब किसी चीज से आप मना कर रहे हैं, दूर रहो, तो उसके लिए हम एब्सटेन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है, आपको उनको पता होना चाहिए कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज की जाएगी। ये वही चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बुक सेंड की हैं, बल्कि 2 बुक सेंड की हैं, ग्रुप के अंदर 2 बुक सेंड की हैं बेटा। उन दोनों में प्रेपोजिशन के अच्छी खासी मतलब एक कंप्लीट चैप्टर है, आप उसको पढ़ना शुरू करें तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा। और पीडीएफ में बुक सेंड करने का यही मकसद होता है कि जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, आप उसको जाके वहां से पढ़ें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसमें मजीद क्लैरिटी आए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कंजंक्शन की। कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिंपल के बाद हम देखते हैं कंपाउंड, कम्प्लेक्स, और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंसेस हम बनाते हैं ऐसे के अंदर। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसे में आप सिंपल सेंटेंस से भी काम चला सकते हो, लेकिन वो उतना ऑथेंटिक नहीं रहता। मतलब आप खुद देखें, आप इतने छोटे छोटे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या 2 से 3 मतलब 3 से 4 वर्ड्स का आप एक सेंटेंस बना रहे हो, तो इस लेवल पे आप इतने शॉर्ट सेंटेंसेस अगर बनाओगे तो थोड़ा सा आपका वेटेज जो है वो लो शो होगा। सो यू हैव टू मेक क्लियर सेंटेंसेस, और आपको कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनाने पड़ते हैं, जहां पे आपको इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड के जरिए आप जो है कंबाइन कर देती हैं। फिर आपको डिफरेंट जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाने पड़ते हैं, जिसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट जो है वो क्लॉज होगा। तो ये आपकी मैं पढ़ाऊंगी आपको, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं किन किन चीज़ों के नाम ले रही हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बता रही हूँ कि कंजंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंटेंस की फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ तक बात समझ आ गई? कनेक्टर्स है ना, यस मैम। डिफरेंट क्लॉजेस को मिलाने का काम करते हैं। अच्छा ये बहुत ईमानदार हैं, ये चीज चाहे नोट कर लीजिएगा, कंजंक्शन जो है वो सबसे ज्यादा लॉयल है अपनी पूरी ग्रामर के अंदर। आजकल लॉयल पर्सन तो मिलते ही नहीं है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा लॉयल है, इसलिए इसकी वेटेज उतनी ही ज्यादा है। लॉयल कैसे है बेटा? अगर इसके एक साइड पे ये वर्ड्स को भी मिलाती है, क्लॉजेस को भी मिलाती है, फ्रेजेस को भी मिलाती है, ये तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा। वैसे मोस्टली ये क्लॉजेस और वर्ड्स को मिलाने का काम करती है, तो चाहे आप 2 ही लिख लें अभी। अब वर्ड्स मींस, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अगर आपके पास एक साइड पे वर्ड है तो अगली साइड पे भी वर्ड होगा। अगर सेंटेंसेस मतलब 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जो कंप्लीट सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो फिर एक साइड पे सेंटेंस है तो दूसरी साइड पे भी सेंटेंस होगा, इसकी लॉयल्टी शो ये करती है। अगर एक साइड पे क्लॉज है तो दूसरी साइड पे भी क्लॉज होगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम प्रूव करेंगे इस चीज को। कार्तिक एंड रोहित आर फ्रेंड्स। तो बेटा कार्तिक नाउन है, प्रॉपर नाउन है,
कार्तिक नाउन है ना, रोहित भी नाउन है, दोनों वर्ड्स हैं। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लॉयल्टी शो हो रही है कि दोनों दो वर्ड्स को मिलाने का यहाँ पे काम कर रही है। ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। ही वॉज गिल्टी फुल स्टॉप, कंप्लीट सेंस है, सब्जेक्ट वर्ब है। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. ही वॉज पनिश्ड, इसमें भी कंप्लीट सेंस आपको नजर आ रही है कि उसको सजा दी गई। ठीक है, अब दो कंप्लीट सिंपल सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट किया है सो के जरिए। ये हमारे कह लें कि आयशा है क्लास में। अच्छा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है हमारी। ठीक है, इनके हम डिटेल में बात करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती हैं। तो अभी जो हमने एंड और सो का यूज किया है, आप इनको लिख सकते हैं कि ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बाकी इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरजेक्शन की बात करते हैं। एक्सप्रेसिव वर्ड है, आपके इमोशंस को, आपकी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। वाओ, ओ शिट, ओ माय गॉड, यू, आउच, हुर्रा, ये सब चीजें कुछ मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस की थी इंपेरेटिव सेंटेंस में, इफ यू रिमेंबर। Yes, यस मैम। यस मैम। तो वहां पे भी मैंने जो आपके साथ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डिस्कस किया था, वहां पे देखिए आपके पास जो इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे आपके वर्ड के मतलब स्टार्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, वहां पे कंप्लीट सेंस जो आपका सेंटेंस था उसके बाद यूज हो रहा था। तो थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की जब बात की जाती है तो बेटा सेंटेंस के एंड के ऊपर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, इंटरजेक्शन मार्क लगाना है। ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन को इमोशन से रिलेटेड है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं इंटरजेक्शन की, हमने बात की है, तो इंटरजेक्शन की अगर आप स्पेसिफिक बात करते हैं तो फिर ये एक वर्ड के बाद आएगा, जैसे अलाज, हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच, अलाज ही इज इल, अलाज ही इज डाइड और ही वाज डाइड, वाओ व्हाट अ नाइस गिफ्ट। और अगर मैं कहूं व्हाट अ नाइस पेंटिंग, तो यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे आप लगा सकते हैं व्हाट अ नाइस मूवी, तो यहाँ पे आपके सेंटेंस के एंड पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। यहाँ तक क्लियर है? मैम इसमें क्वेश्चन जी बच्चे, मैम क्वेश्चन मार्क अगर हम लोग वर्ड व्हाट अ नाइस मूवी की अगर आप बात करें तो बेटा आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है, आपकी इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बेटा पंक्चुएशन होती है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गए, पंक्चुएशन हो गए, कॉलन हो गए, ये आपकी टोन को बताते हैं। जैसे मैं अब आपके सामने कहूँ, आपने कोई बात की, मैं कहूँ अच्छा, यस ये मैम। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इसका मतलब है आपको बात समझ आ रही है। और अगर मैं कहूँ अच्छा, तो टोन का फर्क है ना बेटा, यस मैम। बात समझ आ रही है। ये जो हमारी टोन है ना, इसकी जो पेस की अप डाउन होते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी तो ये शो करेगा कि मैं इस चीज को सडन, मतलब मेरी सडन फीलिंग मुझे पसंद आई है और मुझे वो मूवी अच्छी लगी और मैं अपने इमोशंस का इजहार कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई ग्रामर में ये पंक्चुएशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को इनका एप्रोप्रिएट जो यूज है वो नहीं आता। अच्छा मैम, ये जब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे के अंदर भी लिखा जाएगा, ये जैसे अब टेररिज्म के ऊपर ऐसे लिखा जा रहा है, अल्लाह पाकिस्तान हैज बीन इन द ग्रिप ऑफ टेररिज्म। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपने चीजों को यूज करते वक्त बस मेक श्योर रहना कि कोई भी चीज इधर उधर ना हो। जो उसका तरीकाकार आपको समझा दिया गया, जो उसके रूल्स बता दिए गए, बस उसके ऊपर काम करें, प्रैक्टिस करें, तो बेटा ग्रामर में ही यूज होता है, ग्रामर से बाइट तो नहीं है। ठीक है, और कंजंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को फॉर्मेट करना शुरू करें। वो मैं जब आपको वो सेंटेंस फॉर्मेशन वाला हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने वो उसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, ये आज हमने डिस्कस किए हैं। और अगर आप इन सब से, देखिए सिंपल सी स्लाइड है, आप इस सब से एग्री करेंगे। हमने डिस्कस किया वर्ब, वर्ब क्या क्या शो करता है। ही लुक्स हैप्पी में वो स्टेट शो कर रहा था,
वर्ब एक्शन और स्टेट को शो करता है। हमने देखा कि ही लुक्स हैप्पी, तो वो स्टेट को शो कर रहा था। लुक्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा था। और अगर हम एक्शन की बात करें, ही राइट अ लेटर, तो यहाँ पे एक्शन प्ले किया जा रहा है। तो दोनों तरह के होते हैं और इनको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। आपको ये डेफिनेशन अब आपके फिंगर टिप्स के अंदर होनी चाहिए। नाउन इज नेमिंग वर्ड। पूरी यूनिवर्स में जितने भी नाम है, किसी भी चीज का है, किसी भी जगह का है, किसी भी पर्सन का है, डजंट मैटर, कोई आइडिया है, कोई इमोशन है, वो आपका नाउन है। प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया, क्या इसकी जो स्पेशलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। बाकी जो काम नाउन के मैंने आपको बताया वो ही करता है। मीन्स के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज किया जा सकता है आपके सेंटेंस के अंदर। अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या है? मॉडिफाई कर रहा था नाउन और प्रोनाउन को, और ये चीज एग्जांपल्स के साथ हमने देखी। उनकी क्वालिटी को भी बता सकता है, उनकी कोई बैड हैबिट है उसको भी डिस्क्राइब कर सकता है। कुछ भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करनी है तो वो किसने करनी है? वो एडजेक्टिव का काम है। ये आप लगा लें कि इन सबकी ड्यूटियां हैं, और ये हमने ग्रामर में डिफरेंट जो है एम्प्लॉयज वो हायर किए हुए हैं। आप इस तरह से भी कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। कभी भी किसी भी चीज को अपने सर पे सवार नहीं करना और बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना, खास तौर पे स्टडी का। जितना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बेटा एडवर्ब को हमने क्या क्या काम दिया था, कौन बताएगा? वर्ब को एडजेक्टिव को एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। किस किस को मॉडिफाई करता है बेटा? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। वेरी गुड। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को, मैंने तीनों एग्जांपल्स आपको दिखाई किस तरह से ये तीनों को मॉडिफाई करता है। और अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर आप वर्ब के बाद मैंने आपको बताया कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन हम क्या करते हैं? प्रेपोजिशन आपकी जो रिलेशनशिप है वो शो करता है, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। अगेन नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप, उनकी पोजीशन को शो करता है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के अंदर भी आपके कह लें कि बहुत एक लेंथी इसका टॉपिक है, और ये हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन अभी से अगर कुछ बच्चे अभी स्पेशल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा जो बुक्स मैंने भेजी हैं उसको आप रिवाइज करना शुरू करें, उनको रीड करना शुरू करें। प्रेपोजिशन का पार्ट थोड़ा सा रीड करें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 5 प्रेपोजिशंस आपने कवर करनी है, 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स कवर करें तो आपका जो चीज़ें हैं ये रैंडमली साथ साथ ग्रेजुअली आपकी सब चीज़ें तैयार होती जाएंगी। ठीक है, एंटोनियम, सिनोनिम, प्रेपोजिशन, सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। कंजक्शन की बात करते हैं। कंजक्शन क्या है बेटा? कंजक्शन आपके कनेक्टर्स हैं, ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को भी, सेंटेंस को भी और क्लॉजेस को भी। और ये इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। मुझे कोई बता सकता है क्या थी इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक? इनमें खास क्वालिटी थी जो किसी में भी नहीं है। कंजक्शन जो है वो कनेक्ट करता है क्लाउड। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। कंजक्शन जो है वो कनेक्ट करता है क्लाउड्स, वर्ड को, फ्रेजेस को। बिल्कुल करता है, लेकिन इनमें खास चीज भी तो बताई थी। लॉयल हैं, आपदा ने लिखा है। वेरी गुड बेटा, लॉयल हैं। कंजंक्शंस क्या है? लॉयल हैं। ये अपने साथ अगर वर्ड है, वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो 2 वर्ड्स को ही हमेशा कनेक्ट करेगा। अगर 2 सेंटेंसेस हैं तो 2 सेंटेंसेस को करेगा, अगर 2 क्लॉजेज हैं तो 2 क्लॉजेज को ही करेगा। यहाँ पे हमारा जो है इंटरजेक्शन मैंने आपको बताया कि आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस और इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और जो बच्चे आज लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कल से जो क्लास है वो टाइम पे ज्वाइन किया करें। 6 बजे क्लास का टाइम है। वैसे तो 5:45 स्टार्ट करी थी, क्योंकि 45 पे अजान होना शुरू हो जाती है मगरिब की, तो उस टाइम पे फिर क्लास को कंटिन्यू करना जो है वो एक कह लें कि मुनासिब नहीं लगता, नमाज का टाइम होते। यहाँ तक आप सबको क्लियर है?
मैम आप प्लीज क्लास का स्टार्ट कर दिया करें ताकि जी बेटा, मैम मैंने कहा है आप क्लास का बेटा आपकी 6 बजे डेली क्लास हुआ करती है, लेकिन मैंने 6:45 से 6:45 इसलिए किया था, सिर्फ नमाज के लिए। जी मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, काइंडनेस आपका एक वर्ड है, वोकेबलरी का वर्ड है। आप लोगों ने काइंडनेस अलॉट ऑफ टाइम अपने डेली रूटीन में यूज किया है, और आई डोंट थिंक सो कि क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको काइंडनेस का मीनिंग नहीं आता। सबको आते? यस मैम। अगर तोकीर को आता है फिर सबको आते, ठीक है ना तोकीर? यस मैम आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यस मैम आते हैं। इसका हम अपडेट वर्जन देखेंगे कि और भी कौन कौन से वर्ड्स हैं जो काइंडनेस को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके लिए मतलब इसके बिहाफ पे यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंस। काइंडनेस का मतलब होता है मेहरबानी, मतलब रहम दिल, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। बेनिवोलेंस, अब ऐसा इंसान जिसके दिल में बहुत ज्यादा मतलब कह लें कि हमदर्दी है, और आप कह सकते हैं कि जिसका दिल बहुत बड़ा है, बेनिवोलेंस। फिलेंथ्रोपी बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है, पेन पेपर पास रखा करें। फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोपी इंसानियत, मतलब इंसान से रिलेटेड है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैन, तो जो इंसानियत से प्यार करता है उसके लिए हम यूज करते हैं फिलेंथ्रोपी। 2 रूट वर्ड है, एक है फिल, एक का है एंथ्रोपी। तो ये जो आपके पास दोनों रूट वर्ड है, इनको हम सेपरेटली आगे भी डिस्कस करेंगे। फिल, लव, एंथ्रोपी, मैन। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? आप कह सकते हैं लव फॉर मैनकाइंड। ह्यूमैनिटी अपने आप में आपको बता रहा है इंसानियत, तो काइंडनेस मीन्स काइंडनेस उसी में होगी ना बेटा जिसमें इंसानियत है। जिसमें इंसानियत नहीं है या जो इंसानियत पे बिलीव ही नहीं करता, वो किस तरह से काइंडनेस को परसू कर सकता है? यस मैम। लिबरल, लिबरल का मतलब है बेटा कि आपके पास, अच्छा ये वो लिबरल नहीं है, आप अक्सर स्टूडेंट समझते हैं लिबरल जो बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिबरल का जो सिनोनिम है, सिनोनिम के तौर पे क्यों यूज किया जा रहा है? जो रहमदिल लोग होते हैं लिबरल होते हैं, मतलब हर एक की बात को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करते हैं, वो कंजर्वेटिव माइंड नहीं होते। ऐसा है? यस मैम। कंजर्वेटिव जो माइंड के लोग होते हैं वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका जो माइंड की थिंकिंग है वो बहुत लिमिटेड होती है, और उन्हें जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए ना, वो उसी पे बात कर रहे होते हैं, उससे आगे पीछे नहीं होते। लेकिन लिबरल जो है वो दूसरों की बात को भी वेटेज देते हैं और उनकी राइट बात को एक्सेप्ट करते हैं। और जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनका इसका क्या, इससे शो क्या होता है इनके बिहेवियर से, कि ये इंसानियत से, इनके दिल में हमदर्दी है, इसीलिए इनका दिल जो है वो कह लें कि उसमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग पाई जाती है, इसी वजह से अगले की बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुनिफियंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पिछले 2-3 सालों में 2-3 दफा पूछा गया है डिफरेंट पेपर्स में। मुनिफियंस, आपके ने आप लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी? नो मैम। बजरंगी भाईजान मूवी नहीं देखी किसी ने? बेटा आपने नहीं देखी, बाकी बच्चों ने तो देखी होगी। मैंने देखी है मैम। उसमें बेटा जो बच्ची है ना, उसका नाम था मुन्नी, जो पाकिस्तान से इंडिया में गई थी। अब मुनिफियंस, आपने ये मुन्नी से याद रखना है कि जो मुन्नी वाली मूवी थी उसमें जो पूरे का पूरा थीम था वो किस पे था? काइंडनेस पे था, ह्यूमैनिटी पे था। ठीक है, तो मुनिफियंस से आप याद कर सकते हैं कि आपने जो भी आपने, अगर आप उस तरह से नहीं भी करते तो मुनिफियंस अपने आप में आपको बताता है कि कोई ऐसा काम जो बेलॉस किया जाए। अगर आप इसके सिर्फ मीनिंग्स को देख रहे हैं तो बेलॉस मीन्स कि आप कोई भी कह लें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बिहाफ पे कोई काम नहीं कर रहे, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना। तो मुनिफियंस के मैंने रेफरेंस यहाँ पे इसलिए दिया कि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। जब आप चीजों को लिंक कर लेते हैं किसी भी रेफरेंस के साथ तो वो इजीली आपको याद हो जाती है। तो मुन्नी वाली जो पूरी मूवी थी बजरंगी भाईजान, वो इसी थीम पे बनी थी, ह्यूमैनिटी। उसमें बेलॉस मोहब्बत दिखाई गई है। काइंडलीनेस की बात करते हैं। काइंडलीनेस आपको अपने आप में बता रहा है कि मेहरबानी, हमदर्दी, और ये नाउन के तौर पर यूज किया जाता है, काइंडलीनेस है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है सॉफ्टनेस, अगेन आपका सॉफ्ट बिहेवियर। चैरिटी कौन करता है भाई? आपके अंदर अगर ह्यूमैनिटी है, हमदर्दी है, तो ही आप चैरिटी करेंगे, वरना आजकल के दौर में कौन चैरिटी करेगा? आप मुझे बता सकते हैं करने बेटा सब इस बात से? यस मैम। यस मैम। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का क्या मतलब है? जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। मेगा, अगेन यहाँ पे रूट वर्ड यूज हुआ है। मैग आपका लार्ज, बिग के लिए एक वर्ड यूज होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मेगा डील, मेगा सेल लिखा होते हैं, यस जी मैम। ठीक है? तो मैग यहाँ पे जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिग, लार्ज। एनिमल्स का मतलब होता है हार्ट। तो आपके पास बड़े दिल वाले को आप कह सकते हैं कि मैग्नेनिमस। जिनरोसिटी, सखावत से इसका जो लिटरेरी मीनिंग है वो है सखावत। तो सखी कौन होगा बेटा? जिसके दिल में हमदर्दी होगी, ह्यूमैनिटी के लिए फिलैंथ्रोप पर्सन होगा, तो वही जो है वो चैरिटी मतलब जेनरोसिटी की जो उसमें क्वालिटी है वो पाई जाएगी। गुडविल, अच्छे काम वही करेगा। पिटी मैंने आप लोगों को बताया था, बचपन में ऐसा होता है। थोड़ी सी फनी, आज मैंने आपको वोकैबुलरी, अभी मैंने फनी वाली पढ़ाई ही नहीं है, मैं जो वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ बहुत फन के साथ हम करते हैं। यहाँ पे पिटी से एक स्टोरी हमने रिलेट की थी कि बचपन में आपकी क्लास में कोई ना कोई गर्ल्स अक्सर मतलब हो जाता है किसी ना किसी की लाइफ में, तो मतलब सबकी लाइफ में एक दफा तो लाजमी हुआ होगा कि किसी भी गर्ल को मार पड़ी हो, ऐसा है? यस मैम। तो उस वक्त जब मार पड़ती थी किसी भी फीमेल को खास तौर पे, तो जब हम कहते हैं ना पिटी, तो पिटी मतलब उस टाइम पे हर बच्चे के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मतलब वो टाइम पीरियड ही ऐसा होता है कि यार अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा हो गया, टीचर ने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मार नहीं भी पड़ी, डांट भी पड़ गई, तो भी ऐसा समटाइम हम कहते हैं। और वो जो एक हमारे दिल में हमदर्दी की फीलिंग्स जागती है ना, वो भी काइंडलीनेस और काइंडनेस से रिलेटेड है। तो पिटी बहुत इजी वर्ड है और आ भी चुका है प्रीवियस पेपर्स में, तो अब आपको ये वर्ड्स कभी भी नहीं भूलने। ग्रुपिंग वर्ड्स के जरिए आज हमने जो है वो वोकैबुलरी जो है लर्न की है। काइंडनेस के मैंने आपको डिफरेंट 12 वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। सो अब आपने कहीं पे भी काइंडनेस को यूज नहीं करना, बल्कि इन बेहतरीन वर्ड्स का यूज करेंगे, ऐसा है? इंशाल्लाह मैम। ओके, वेरी गुड। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। Anyone student, if you have any question? नो मैम। जी उस्मा, जी बेटा करें आप। अस्मा,